नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी नेट सेट अध्ययन में। जैसे कि यहाँ सितंबर माह चल रहा है, तो इस माह में अ, नेट के जो आवेदन है, दिसंबर नेट के आवेदन वह आने की संभावना है। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य में जो झूठा सच उपन्यास है वह पढ़ रहे हैं। इसका लगभग 30 भाग अपलोड हो चुके हैं और इसके आगे का भाग आज बढ़ने जा रहा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था जो पुरी जो है वह जो नाजिर नामक जो साप्ताहिक पत्र निकालने वाला है उसकी योजना बना रहा है। साथ ही उसके जो राम जाया वह उसके ताया ताऊ जी आए थे, उनको स्टेशन तक छोड़ आया है और वहाँ आते हुए वह एक लज्जास्पद महसूस कर रहा है कि उन्होंने उसके चाचा को घर भी नहीं ले गए और वह किसकी वजह से, यदि उसके पास उर्मिला है और उर्मिला को देखने के बाद एक अन्य समस्या न उलझ जाए, इस भय से उन्हें नहीं लिया। और वहाँ आते चलते चलते कनक और उर्मिला के दोनों की तुलना करता है कि कनक का स्वभाव या कनक का रहन सहन कैसा है, कनक की शरीर रचना कैसी है और उर्मिला की शरीर रचना कैसी है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग अभी नित्य के अभ्यास से किवाड़ उड़का दिए थे, पर बिजली चलाकर काम करने नहीं बैठा, फिर लेट गया। उर्मिला को बाह में से कर उसके कान में मुंह लगाकर बोला, तुम तो उर्मिला। उससे लिपट कर बोली, यानी वह नित्य नियमित जो था उसके लिए वह नित्य नियम जो था वह उसने किवाड़ खटखटाया और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पर लेट गया और लेट जाने के बाद वहाँ उर्मिला को नज़दीक लेकर बोलने लगा। सुन तो, उर्मिला उससे लिपट कर बोली, अभी तो जाओ, बड़ा जाड़ा है। यानी अभी तो सो जाओ, बड़ा जाड़ा, यानी सर्दी के दिन थी। एक बात कहूँ, उर्मिला कहती है, हाँ हम ब्याह कर ले। पुरी जी पूछ रहा है, अभी और कैसा ब्याह बाकी है? उर्मिला ने पुरी के गले में बाह कसकर पूछा। यानी उर्मिला ने वही पूछा कि आप कैसा ब्याह करना है? नहीं, मतलब है सब लोगों को बताकर आर्य समाज या कचहरी में सिविल मैरिज कर ले। यानी पुरी कहता है कि सब समाज के सामने या लोगों को बताकर आर्य समाज में या कचहरी यानी कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। पुरी ने उसे सिविल मैरिज की बात समझाई। ऐसे ब्याह से मर्द स्त्री को छोड़ जाए तो सज़ा पा जाता है। यानी वह सिविल मैरिज यानी क्या है तो बताई। यानी सिविल मैरिज यदि होती है और बाद में पुरुष यदि स्त्री को छोड़कर जाता है तो पुरुष को सज़ा हो जाती है। वह सब कुछ उसको समझाया था तारा को। स्त्री के साथ धोखा नहीं हो सकता। उर्मिला ने पुरी को प्यार में और भी जोर से बांध कर कहा, चलो हटो, प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ क्या है? मैं तुम पर संदेह करूँ तो मर जाऊँ। यानी वह उर्मिला जो है वह कह रही है, यदि मैं तुम पर यदि संदेह करूँ यानी कुछ संशयित करूँ तो मैं मर जाऊँ, ऐसा वह कहती है। यानी एक प्यार में, एक रिश्ते में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा उर्मिला कह रही है। संदेह की बात नहीं है, पर लोगों की राय का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हम सबको बताकर निधड़क क्यों न रहे। यानी वह पूरी कह रहा है कि संदेह की बात नहीं है, बात तो सही है, लेकिन और समाज के सामने तो रहना है तो ब्याह करना आवश्यक है, ऐसा वह कहता है। आप क्या धड़का है? खुले आम तुम्हारे साथ रहती हूँ, बाहर आती जाती हूँ, कौन नहीं देखता जानता। यानी उर्मिला सुध जी से पूरी से कह रही है कि आप कौन सी धड़क है, आप कौन सी समस्या है? मैं तो तुम्हारे साथ आती जाती घूमती रहती हूँ बाहर, पर लोगों को यह थोड़े ही मालूम है कि हमारा ब्याह हो चुका है। ब्याह कब हुआ, किसने देखा? यानी वो पूरी कहता है उर्मिला से कि हम दोनों को पता है, लेकिन लोगों को क्या पता है, लोगों के सामने तो हमारा विवाह नहीं हुआ है, ऐसा उनको लगता है, तो इसलिए विवाह करना ज़रूरी है। किसे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप भी यहाँ थे, लड़की को जवाई के पास छोड़ गए। यानी फिर उर्मिला पूछती है कि किसको यह भी मालूम नहीं होगा कि मेरे माता पिता भी यहाँ थे और वहाँ उसको छोड़ गए यहाँ पर? नहीं भाई, यहाँ बहुत से लोग हैं, सुध जी है, लोग मुझे लाहौर से जानते हैं। मैं यहाँ
आकर रहा था। यानी वह पूरी कहता है तुम्हारा नहीं, पर मुझे यहाँ बहुत से लोग जानते हैं, यानी लाहौर से जानते हैं, और मैं बाहर आना जाना रहता है तो बहुत से लोग जानते हैं, और मैं जब यहाँ आया था तो मैं अकेला आया था, ऐसा पूरी कह रहा है। तब भी उनसे कहा था कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, वे लोग चाहते हैं कि बाकायदा ब्याह हो जाए, हम ब्याह कर लेंगे, इसमें हमारा हर्ज ही क्या है। मेरा जी चाहता है तुम्हें सब जगह साथ लेकर जाया करूं। पूरी ने लंबी सांस ली। फिर पूरी कहता है कि लोगों को क्या पता है, लेकिन लोगों के सामने हम ब्याह कर लेंगे, यानी उसको ब्याह कर लेंगे, तो इसमें ऐतराज़ क्या है, इसमें समस्या क्या है। और वह पूरी कहता है कि मैं तुम्हें हर जगह पर ले जाना चाहता हूँ समाज में, ऐसा वो कहता है। हाय कैसा मजाक कराओगे। उर्मिला ने विस्मय प्रकट किया और पूरी के सीने पर अपना बोझ डालकर उसके मुंह के सामने मुंह कर समझाने लगी। यानी वह फिर भी वह कहती है उर्मिला कि कैसा मजाक कर रहे हो, ऐसा करके वह फिर सोकर उसकी बाह में बाहर डालकर कहती है इस घर से बारात चलेगी, फिर यहाँ ही मुझे ब्याहने आओगे, फिर यहाँ से विदा करा के फिर यहाँ ही लाओगे। यानी उर्मिला कह रही है कि यह कैसी शादी है, यहाँ इसी जगह पर इसी घर से तुम मुझे बारात लेकर आओगे और फिर बारात ले जाकर इसी घर मेरी डोली ले आओगे, यह कौन सी शादी या ब्याह होगा, ऐसा वह पूछ रही है। कभी उस तरह ब्याह कराया होता तो जानते, सीधी सी लड़की देखी तो पकड़ लिया। उर्मिला ने पूरी के गाल पर प्यार का चपत लगाकर चूम लिया। यानी उर्मिला एक प्यार से कहती है कि विवाह तो ऐसा होता है, यानी कहीं दूसरे गांव या दूसरे शहर में जाकर वहां से विवाह करना और फिर वहां की लड़की को हमारे घर ले आना, इस प्रकार वह उर्मिला समझ रही है। और उर्मिला कह रही कि सीधी सी लड़की, यानी मुझ जैसी भोली भाली लड़की देखी तो तुम शादी करने के लिए उतावले हुए, ऐसा वे कह रही है। पूरी ने समझाया ऐसे नहीं, तेरे लिए कुछ दिन किसी के यहाँ रहने का प्रबंध कर दूंगा, फिर वहाँ से ब्याह कर यहाँ ले आऊँगा। यानी पूरी कहता है कि तुझे मैं कहीं और जगह रहने के लिए प्रबंध करूंगा, वहाँ भेजूंगा और फिर कुछ दिनों के बाद ब्याह करके वहाँ से ले आऊँगा। बिल्कुल ही बुद्धू हो, बस एक ही काम में चतुर हो। उर्मिला ने पूरी की नाक सटाए हंसी से उज्जवल आंखें पूरी की ओर में गड़ाकर कहा, तुम महीने 1.5 महीने बाद ब्याह करना, फिर 6 महीने बाद लोग मुझ पर हंसेंगे तो मैं क्या कहूँगी। यानी वह कहती है और पूरी कहता है कि मैं तुझे कहीं दूसरे के वहाँ भेजूंगा और फिर वहाँ से ब्याह करके लाऊंगा। और फिर तारा कहती है तुम तो बड़े चतुर हो, फिर तुम मुझे ब्याह करके लाओगे और फिर 5-6 महीने के लिए छोड़ दोगे, यानी मुझ पर जो अन्य समाज है वह समाज मुझ पर हंसेगा, नाम रखेगा, ऐसा वे कह रही है। मैं ऐसे उटपटांग काम नहीं करूँगी। वह फिर हंस पड़ी। यानी उर्मिला एक हंसकर कह रही है कि मैं ऐसे उटपटांग काम नहीं करूँगी, शादी करने का और फिर छोड़ जाने का, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। यानी उटपटांग क्यों हंसेंगे, किस बात पर। चल बुद्धू, मैंने कहा ना, बस एक ही काम आता है और बातें गढ़नी आती है। यानी वह उर्मिला कहती है पूरी से कि तुम्हें तो एक ही काम आता है, यानी लड़कियों को ये शादी करना और उनके साथ ये करना और छोड़ देना, फिर ऐसी वो कहती है। ऐसी बात है कब से, पूरी ने समझकर चिंता से पूछा। यानी पूरी ने जब चिंता से पूछा कि ऐसी बात क्या है, यानी कब से है ऐसी बात। अभी पक्की बात नहीं, 4-5 दिन में पता चल जाएगा, हम क्यों झगड़ा करें। हमारा ब्याह तो लाहौर में हुआ था, बस असल में तो 2.5 साल हो गए। यानी वह कह रही है कि हमारा ब्याह तो लाहौर में हो चुका था, अब जो है 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसा वह कह रही है। उर्मिला ने पूरी की आंखों में देखकर पूछा, मरी में नहीं हुआ था, यानी जो मरी नामक जो स्थान था, गाँव था, उस गाँव में नहीं हुआ था क्या, ऐसा वह पूछ रही। नहीं तो चांटा कैसे मार दिया था, बड़े वैसे है, तब भी मुझे पिटवाया था। यानी वह पूरी कहता है उर्मिला से, वहाँ तो तुमने मुझे चांटा मारा था और इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों से तुमने मुझे पिटवाया था, ऐसा वे कहता है। हमेशा मेरी मुसीबत कर देते हैं, फिर वैसी बातें कर रहे हैं, मैं नहीं बोलती। उर्मिला ने पूरी के सीने में मुंह गड़ा दिया। यानी वह सीने पर ऐसी लेटी हुई है और फिर वह बोल रही है कि ऐसी मुसीबत तुम ही खड़ी कर देते हो, ऐसा वे कह रही है। जीने के किवाड़ों पर खटखट
खटखट हुई, लगा कोई पुकार रहा है, यह कौन मरा इस समय आया है। यानी वह जीना है और जीने से किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आती है, बाहर से कोई दरवाज़ा बेल बजाता है और वह इस समय कौन आया है, ऐसा वे कहती है। उर्मिला ने शोक प्रकट किया, आई उसने भीतर के कमरे में झांका। यानी उर्मिला ने शोभ प्रकट किया, यानी नाराज़ी प्रकट की और उड़के हुए ढीले किवाड़ों के खुले की चर्राहट हुई, यानी वह आवाज़ हुई। एक स्त्री कमरे में आई, उसने भीतर के कमरे में झांका। उर्मिला झट लिफाफ में छिप गई। पूरी को कपड़े संभल कर तुरंत पलंग से उठ जाना पड़ा। पूरी ने देखा, पहचाना और विस्मय से सांस रोके रह गया। यानी किवाड़ खटखटाया और फिर किवाड़ खोला गया, दरवाज़ा खोला गया तो एक स्त्री का प्रवेश हुआ और उस स्त्री को देखकर पूरी जो है वह विस्मय हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और सांस रोक लेता है। तो यहाँ पर जो है वह कनक आई हुई है। तो यहाँ तक हमारे जो 5 भाग है उपन्यास के वह खत्म हो चुके हैं और 6वां भाग आगे है। सन 47 नवंबर का दूसरा सप्ताह था। कनक लखनऊ स्टेशन पर गाड़ी से उतरी। नए नए अपरिचित स्थान में आने से सतर्कता और कुछ सहमी हुई थी। यानी 1947 में नवंबर माह था और वह नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में कनक जो है वह लखनऊ आई थी और वहाँ पर आकर कुछ परिचित अपरिचित लोगों से वह मिलकर सहमी हुई थी। पहली ही झलक में दिल्ली से चेहरों और बोला का अंतर जान पड़ा। यानी वह देखते ही दिल्ली के लोगों के व्यवहारों में और यहाँ के लखनऊ के लोगों के व्यवहार में, बोली में, भाषा में कुछ अंतर दिखाई दिया। स्टेशन से कदम बाहर रखते ही परिचित दृश्य दिखाई दिया। स्टेशन के सामने विस्तृत फूलबाड़ियों के बीच के मैदान स्थानहीन शरणार्थी परिवारों से भरे हुए थे। दिल्ली से 300 मील दूर आकर भी स्थानहीनों का प्रवाह सब ओर दिखाई दे रहा था। यानी वह कनक जो है वह दिल्ली से लखनऊ आई है तो दिल्ली में भी, लखनऊ में भी जो शरणार्थी है, जो जहाँ जगह मिली वहाँ शरण लिए बैठे हुए थे और दिल्ली में भी वैसा ही था। उन्हीं लोगों की तरह वह भी शरण और स्थान खोजने आई थी। उसे काउंसिलर रेसिडेंस में मिसेज पंत का पता मालूम था। स्टेशन से तांगा लेकर उनके यहाँ पहुँच गई। यानी कनक आप लखनऊ आई है और वहाँ पर जो उसे वह काउंसिलर्स रेजिडेंसी जो था उस मिसेज पंत को उसे मिलना था और उसका पता वो कनक को पता था और वहाँ से वो तांगे से चली गई। मिसेज पंत ने आत्मीयता से कनक का स्वागत किया। बोली, रात भर के सफ़र से थकी हो तो आराम करो। यानी कनक उनके पास पहुंच गई, मिसेज पंत के पास, और उसने आत्मीयता प्रकट की और कह रही है कि रात भर सफ़र किया है, थकी हुई हो तो आप आराम करो, नहीं तो 10:30 बजे तक नहा खाकर तैयार हो जाओ, हमारे साथ काउंसिल में चली चलो, वही अवस्थी जी से मुलाकात हो जाएगी, तुम्हें सेशन भी दिखा देंगे। यानी वह कहती है आराम नहीं करना है तो नहा कर खाना खाने के बाद मेरे साथ तुम काउंसिल में चलो, यानी मीटिंग में चलो, वहाँ पर जो है वहाँ जो अवस्थी है उनसे मुलाकात होगी और फिर सेक्शन भी दिखा देंगे, यानी आगे की क्या है वह भी दिखा देंगे। कनक धारा सभा भवन में दर्शकों की गैलरी में बैठी थी। बहुत भव्य गोलाकार सभा भवन, प्रत्येक मेंबर के लिए अच्छी विस्तृत शोभा, कुर्सी नुमा जगह और सामने मेज जैसी डेस्क। भवन के केंद्र में मंत्रिमंडल और सभा के प्रधान थे। यानी वहाँ पर जो धारा सभा में जो कनक थे वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर अतिथियों या अन्य लोगों के लिए बैठने के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था थी, आराम कुर्सियाँ थी, टेबल थी, सब कुछ अच्छा सा था और मंत्री, यानी एक अधिवेशन चल रहा था मंत्रियों का। भवन के केंद्र में मंत्रिमंडल और सभा के प्रधान थे। अधिकांश मेंबर खद्दर के श्वेत झक कपड़े और गांधी टोपी पहने थे। यानी वहाँ पर जो जितने ही मंत्री थे या लोग थे उन्होंने जो खद्दर के कपड़े, खादी के कपड़े और वह भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और गांधी टोपी भी थी। कनक 15-20 मिनट उस अति संभ्रांत, गंभीर और
बहुत प्रभावशाली वातावरण में स्तब्ध सी रही। उसने सुनने का प्रयत्न किया। एक मेंबर अपने स्थान पर खड़ा होकर बोल रहा था, पन्नों में समाचार है कि कानपुर में ऐसे इमारती मसाले का आविष्कार किया गया है जो सीमेंट का स्थानापन्न हो सकता है। सरकार इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है? यानी वह सभा प्रारंभ हो चुकी है और उस सभा में एक व्यक्ति उठकर कह रहा है कि मेंबर उठकर कह रहा है या अपना प्रश्न मांग रहा है, पूछ रहा है कि जो भी वहाँ पर है मसाले का आविष्कार हुआ है, यानी एक नए मसाले का शोध हुआ है, तो उसके बारे में सरकार के क्या विचार है, ऐसा वह प्रश्न कर रहा है। सभा भवन के केंद्र रो एक सज्जन ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। फिर सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने इसका उत्तर दिया। कनक को ख्याल आया, संभव है मिसेज पंत भी कुछ बोलेगी। कौतूहल हुआ वे सभा में बोलती हुई कैसी लगेगी। यानी कनक जो है, कनक को लग रहा है जो मिसेज पंत है वह भी इस सभा में शामिल है, तो वह कनक को लग रहा है कि मिसेज पंत भी कोई सवाल पूछेगी या कोई अपनी बात रखेगी, कोई ना कोई वह चर्चा करेगी, बोलेगी, ऐसा लग रहा था। और वह बोलते हुए कैसे लगेगी, यह कनक को देखने की आशा उत्पन्न हुई। यह देखने में नितांत सीधी साधारण ही लगती है। यहाँ बोल सकती है तो अवश्य बहुत योग्य होगी। यानी कनक समझ रही है कि जो मिसेज पंत जो है वह देखने में तो एक साधारण स्त्री की जैसी लगती है और यहाँ यदि बोलती है तो मैं समझूंगी यहाँ अवश्य उस योग्य है, यानी वह मंत्रियों के मेंबर के योग्य है। कनक की आंखों ने मिसेज पंत को खोज लिया। दो दो मेंबरों के लिए बने कोच पर मिसेज पंत लगभग अपनी ही आयु की दूसरी महिला के साथ बैठी हुई थी। यानी कनक जो है वह पंत को ढूंढ रही है, मिसेज पंत को, और वो ढूंढते ढूंढते एक तरफ देखा, जो ये जो बैठने के लिए जो कोच थे, बैठने की जो जगह थी, एक कोच में यानी एक इसमें दो व्यक्ति बैठने की जगह थी और मिसेज पंत जो थी वह उसके ही उम्र के दूसरी महिला के साथ बैठी हुई दिखाई दी। दोनों महिलाएं एक दूसरे की ओर झुकी हुई बात कर रही थी। उनका ख्याल सभा में प्रस्तुत विषय की ओर नहीं, आपसी बात में जान पड़ता था। मिसेज पंत के पीछे बैठे मेंबर की गर्दन बूंद से झुक रही थी। कनक ने मन पर बड़ा गंभीरता का आतंक कम होने लगा। कनक सभा की कार्यवाही को ध्यान से सुनने का यत्न कर रही थी। यानी वो मिसेज पंत जो है वह आपके ही उसके ही उम्र की किसी महिला के साथ बैठी है और वह दूसरी ही आपस में बातें कर रही है, और उसके बाजू में जो दूसरा व्यक्ति बैठा है वह व्यक्ति ही एक सोने की अवस्था में है और इधर सभा चल रही है और यह अपनी वैयक्तिक चर्चा या वैयक्तिक बातें कर रहे हैं। यह सब कुछ देख कर कनक जो है जो भी कार्यवाही चल रही है, जो भी अंदर जो बात चल रही है वह सुनने की कोशिश कर रही है। हमें प्रस्तुत विषय से वह परिचित नहीं थी। मंत्रियों के स्थान में समीप खड़े एक सज्जन छपे हुए फुलस्केप कागज से अंग्रेजी में कुछ पढ़ते जा रहे थे। मेमोरों के डेस्क पर भी वैसे कागज मौजूद थे। यानी वह मंत्रियों की सभा जारी है, प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, सवाल चर्चा हो रही है, उसमें से एक मंत्री या एक सज्जन उठता है और उसमें जो कागज है उसमें जो अंग्रेजी में लिखा है वह पढ़कर सुना रहे, और वही कागज जो पढ़ रहा है वह सभी के टेबलों पर मौजूद था। मेंबर वक्ता को न सुनकर स्वयं कागजों को पढ़ रहे थे। कुछ टेक्स्ट पर झुके या कोहनी टेक्स्ट पर रखे और हथेली पर कनपट्टी टिकाए दूसरी ओर नज़र किए बहुत ध्यान से सुन रहे थे। यह कुछ दूसरी ही बात सोचते जान पड़ रहे थे। यानी यह वह जो मंत्री है वह अपनी अपनी बात पढ़कर सुना रहा था, तो यह उसकी बात नहीं सुन रहे थे, अपनी इसमें व्यस्त थे और वह जो टेबल पर कागज रखा था वही पढ़ रहे या कोई अन्य कोहनी या कुछ भी टाइम पास कर रहा है, ऐसा लग रहा था। एक एक कर कई मेंबर अपने स्थानों से उठकर चले गए। कुछ देर बाद मिसेज पंत और उनके समीप बैठी महिला भी उठकर चल दी। सभा की कार्रवाई जारी रही। यानी उसमें से उठकर कुछ लोग चले गए और फिर मिसेज पंत और उसके साथ की जो स्त्री थी वह भी उठकर चले गए और फिर भी वह सभा जो थी वह जारी थी। मिसेज पंत ने दर्शकों की गैलरी के द्वार से संकेत कर कनक को बुला लिया।
यानी मिसेज पंत ने संकेत कर हाथों से कनक को बुला लिया। बोली, चलो तुम्हें अवस्थी जी से मिलवा देती हूँ। यानी वह मिसेज पंत जो है वह कनक को बोल रही है कि तुम्हें अवस्थी जो है उससे मिलवा देती हो। अवस्थी जी के कमरे के बंद दरवाजे के साथ बैठे अधेड़ चपरासी ने मिसेज पंत के सम्मान में उठकर उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। यानी वह अच्छे पद पर है मिसेज अवस्थी, तो वहाँ आने के बाद वहाँ पंत जो मिसेज पंत जो है वो एक अच्छे ओहदे पर है, अच्छे पद पर है, और उसका मान सम्मान करने के लिए जो अवस्थी के कमरे के इस पर एक चौकीदार बैठा है, चपरासी बैठा है, उसने आदर के साथ उठकर दरवाज़ा खोला। अच्छे बड़े कमरे में बहुत बड़ी और भारी मेज के साथ लगी कुर्सी पर अवस्थी जी घुटने समेटे हुए बैठे थे। एक खूब भारी शरीर, अचकन और गांधी टोपी पहने व्यक्ति से बात कर रहे थे। मिसेज पंत को देखकर अवस्थी जी ने स्वागत किया, आइए आइए। यानी वहाँ पर कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर एक बड़ा सा कमरा है, बैठने के लिए जगह है। एक कुर्सी पर अवस्थी बैठे हैं और दूसरा जो व्यक्ति है उसने उसका शरीर जो भारी है, अचकन यानी एक कोट पहना हुआ है और उसके सिर पर गांधी टोपी है और उसके वह बात कर रहे हैं। और उसमें में अवस्थी जो पंत जी को देखता है और कहता है कि आइए आइए, स्वागत करता है। मिसेज पंत के पीछे कनक को पहचान कर अवस्थी जी ने स्वागत की उल्लास को और ऊंचे स्वर में दोहराया, आइए आइए कनक जी। कब आई, और उन्हें मेज के साथ लगी कुर्सियों पर बैठने का संकेत कर दिया। यानी मिसेज पंत के साथ कनक को देखकर कनक को भी पहचान लिया और उसका भी आइए कह के स्वागत किया और वहाँ पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए संकेत किया। कनक से दिल्ली का हालचाल पूछकर बोले, दिल्ली में तो बहुत बावेला है, वहाँ तो बहुत शरणार्थी आए हैं, काफ़ी उद्रव भी था। गांधी जी के पहुंच जाने से तो काफ़ी शांति हो गई है। यानी वहाँ अवस्थी जो है वह कनक को पूछ रहे हैं दिल्ली का हालचाल और बोल रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी शरणार्थी आए हैं और अब गांधी जी का देहांत हो गया है, गांधी जी जल बसे हैं, तो थोड़ी सी शांति हुई होगी, ऐसा वह पूछ रहे हैं। जी हाँ, अब तो प्राय शांति है, हम लोगों के दिल्ली जाने से पहले तो बहुत हंगामा था। यानी कनक बोल रही है, आप तो थोड़ी सी शांति महसूस होती है, शांति दिखाई देती है, लेकिन हम जब आए थे या हम आने से पहले बहुत कुछ बवंडर मचा था। अवस्थी जी ने अचकन पहने व्यक्ति को कनक का प्रशंसात्मक परिचय देकर कनक को बताया, यह तो आपके पंजाब के ही है, यहाँ कानपुर में भी इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है। यानी अवस्थी जो गांधी टोपी पहने वह व्यक्ति था उसको प्रशंसात्मक कनक का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यह भी पंजाब के हैं और इनका कानपुर में और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है, ऐसा वो बता रहे। कमरे का दरवाज़ा फिर खुला दो खद्दरधारी व्यक्तियों ने प्रवेश किया। पुराने परिचय और बेतकल्लुफ़ी से आओ भाई, आओ बैठो, अवस्थी जी ने कहा। यानी वह कमरे में बहुत से अन्य भी कुछ लोग आए, उसमें से कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे। उन सभी को उसने बुलाया और बैठने के लिए कहा। नवागंतुक सज्जनों के बैठते बैठते अवस्थी जी ने पूछ लिया, हाँ शर्मा जी, उस दिन खुद लारी ने कहा था कि हम यहाँ की पाकिस्तान बनाएंगे। यानी वहाँ बैठे और बैठे बैठे अवस्थी पूछ रहे हैं कि उस दिन तो कहा था कि पाकिस्तान का जो नेता था उसने कहा था कि भारत में भी, दिल्ली में भी हम यहाँ पर भी पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसा। शर्मा जी ने साथ ही सज्जन बोल उठे, अरे भाई, लोग पार्टी का लीडर तो वही है, क्या फिजूलजिद है, असेंबली की कार्रवाई हिंदी में होने से उन्हें आग लगती है। यानी वह कहते हैं कि यह जो पार्टी का लीडर है, यानी जो मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसका लीडर था वह, उसने कहा था कि हम भारत में भी पाकिस्तान बनाएंगे। और जो कार्यवाही है, जो मंत्रिमंडल की जो कार्रवाई है, जो भी चर्चा है, वह हिंदी में होने से उनको आपत्ति है, या वह हिंदी में होने से या हिंदी भाषा में उसकी आपत्ति होने से, हिंदी भाषा में वह चर्चा या कामकाज होने से उनको आपत्ति है, आग लगती है, यानी आपत्ति लगती है, वह विरोध करते हैं। अरे भाई, तुम 4 लफ्ज़ पारसी के ज़्यादा बोलते हो तो हम संस्कृत के बोल लेते हैं। फिर वह कह रहे हैं कि तुम यदि फारसी भाषा के लफ्ज़ शब्द बोलते हो तो हम संस्कृत के भी बोल लेते हैं। हम कहते हैं तुम जो ज़बान बाज़ार रास्ते पर बोलते हो वही बोलो, यानी तुम जो बाज़ार में या घर में शब्द बोलते हो वही बोलो। बस उनकी ज़हनीयत ज़ाहिर हो गई। डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो तो
मेजोरिटी की बात मानो। यानी वह कहते हैं कि यदि डेमोक्रेसी यानी यदि तुम लोकशाही पर विश्वास रखते हो तो जो शासन है उसकी बात मानो, ऐसा वे कहते हैं। जो पार्लियामेंट है उसकी बात मानो। यदि तुम डेमोक्रेसी यानी यदि तुम लोकशाही पर विश्वास रखते हो तो जो मेजोरिटी यानी जो शासन है, जो नियम है, उसकी बात मानो, यानी उसका नियमों के अनुसार चलो। शर्मा जी बोले, उन्हें तो हिंदी के नाम से चीड़ है, क्यों मुसलमान है कहते हैं, मुसलमानों की ज़बान उर्दू है। यानी शर्मा जी बोलते हैं उन्हें तो हिंदी से नाम के चीड़ है, यानी हिंदी भाषा से उनको चीड़ है, इसलिए वह विरोध करते हैं। और मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है, ज़बान उर्दू है, ज़बान यानी भाषा, या भाषा मुसलमानों की उर्दू है, इसलिए वह हिंदी का इनकार करते हैं। ससुर हमारे गाँव में कुर्बान जवान के पाँव, 5 गाँवों में 100 में सुअर एक ही मुसलमान उर्दू बोल और पढ़ कर दिखा दे। यानी वह कहते कि हमारे गांव के मोहल्ले में या गांव के आसपास 4-5 गाँवों में कोई मुसलमान जो है वह उर्दू नहीं बोलता, हिंदी ही बोलता है। अरे तुमने मज़हब बदल लिया तो क्या, अपने पुरखे और अपनी ज़बान भी बदल ली। यानी वहाँ कहते हो तुम्हें तुम्हें मज़हब यानी तुमने यदि धर्म बदल लिया है तो तुमने अपनी ज़बान यानी अपनी भाषा भी बदल ली है क्या। गांव देहात में सब अवधी बुंदेली भोजपुरी बोलते हैं, झगड़ा शहरों में ही है। यानी वहाँ कहते हैं कि गांव देहातों में अवधी बुंदेली भोजपुरी, यह जो है अवधी बुंदेली भोजपुरी, यह जो है यह हिंदी भाषा के ही रूप है, यानी हिंदी की भाषा, हिंदी की ही बोली भाषाएँ हैं, और यह जो है गाँव में ही बोलते हैं। जो झगड़ा है हिंदी कामकाज को लेकर, हिंदी भाषा में कामकाज को लेकर, ये वहाँ तो शहरों में ही है, गांव देहातों में तो कुछ भी नहीं है। महज अपने को हिंदुओं से अलग बताने की जिद है। मार पड़ती है तो गांधी जी के सामने जाकर रोते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मादरी वतन है, लेकिन हिंदुस्तान की ज़बान इनकी नहीं है। यानी मुसलमान जो है वह कहते हैं कि हमारी भाषा उर्दू है और आपकी हिंदी है, यानी उर्दू और हिंदी में जो है, हिंदी जो है वह हिंदुओं की भाषा है और उर्दू जो है वह मुसलमान की भाषा है। यह वह लोग दिखाना चाहते हैं, और वह कहते हैं कि आगे जाकर कि यही लोग यदि मुसलमानों पर यदि अन्याय अत्याचार होता है, कोई हिंसा करता है, तो वही गांधी जी के पास जाकर कहते हैं कि हम हमारा ये हिंदुस्तान जो है यह हमारा ही वतन है, हमारा ही देश है। तो फिर भाषा के द्वारा ये ऐसी फूट क्यों पाड़ रहे हैं या विरोध क्यों कर रहे हैं, यह प्रश्न यहाँ पर दिखाया है। खैर अवस्थी जी बोले, यह मियाँ यहाँ पाकिस्तान बनाने की धमकी दे रहे हैं, इनका तो ख्याल रखना होगा। यानी वह कहते हैं यह जो मुस्लिम लीग के जो लीडर है, नेता है, वह तो यहाँ पर पाकिस्तान बनाने की धमकी दे रहे हैं, इनको देखना होगा या इनका ख्याल रखना होगा, ऐसा वे पूछ रहे हैं। शर्मा जी ने समर्थन किया, यह क्या जितने गए हैं यही 20 देकर गए हैं कि लौट कर आएंगे और मोहम्मद गोरी की तरह यूपी को फतह करेंगे। यानी वह कहते हैं कि जितने भी लोग गए हैं वह उन्होंने कहा है कि हम फिर आएंगे। जो मोहम्मद गोरी जो था विदेशी, उन्होंने आक्रमण किया कि यूपी पर विजय पाया था, यानी यूपी उत्तर प्रदेश जो था उसने काबिज किया था, उसी प्रकार हम भी आएंगे और फिर वह जो मुल्क है, वह जो प्रांत है, उस पर हम हमारा अधिकार करेंगे, ऐसा वे कह रहे हैं। अवस्थी जी के पान से रंगे होठ मुस्कान से फैल गए। अम्मा शर्मा जी, इस बार आपने पान बहुत बढ़िया भिजवाए, क्या कहना लाजवाब, वही पत्ते लगे हुए हैं। यानी वह कह रहे हैं अवस्थी जी ने पान खाया और उनके ओठ पर जो पान की लाली है वह छाई हुई है, और वह कह रहे हैं कि शर्मा जी आपने तो पान बहुत बढ़िया भिजवाए हैं, लाजवाब है, ऐसे वे कह रहे हैं। अवस्थी जी ने मेज पर दाहिने बाएं पड़ी कई फाइलों में बीच से अपना पानदान ढूंढ लिया। डिब्बा खोलकर उन्होंने मिसेज पंत की ओर बढ़ाया, आप लीजिए, कनक जी को भी दीजिए। फिर वह अवस्थी जी ने अपना जो पान का डिब्बा है वह फाइलों में से खोज कर निकाला, ढूंढ कर निकाला, और वह अवस्थी के पास देकर, नहीं, पंत जी को देकर कहते हैं अवस्थी जी कि आप भी एक पान लीजिए और कनक को भी दीजिए। अवस्थी जी शर्मा जी और श्रीवास्तव जी और देखकर बोले, मिसेज पंत की गेस्ट कनक जी पंजाबी है, पंजाब के बहुत पुराने कांग्रेसी लीडर
लीडर लाला लजपत राय जी के साथ ही पंडित गिरधर लाल जी की पुत्री है, एमए पास है, बहुत टैलेंटेड है। यानी वह कहते हैं उन लोगों से वहाँ पर कि जो वहाँ अवस्थी जी कहते हैं शर्मा जी से, जो वहाँ मिसेज पंत जो है, पंत जी की जो गेस्ट यानी मेहमान जो है वह कनक है, और वह भी पंजाबी प्रांत की है। और पंजाब के जो लीडर, पंजाब के जो नेता थे वह लाला लाजपत राय थे, और लाजपत राय थे, और उनके साथी लाला लाजपत राय के साथी पंडित गिरधर लाल, इनकी पुत्री कनक है, और इसने एमए पास किया है, यानी एमए तक वह पढ़ी लिखी है, और बहुत बुद्धिमानी है, ऐसा कह के वह बता रहे हैं। कनक ने शर्मा जी और श्रीवास्तव जी को मौन नमस्ते कर दी, यानी वह सुनकर कनक ने शर्मा जी और श्रीवास्तव जी को नमस्ते कर दिया मौन रहकर सिर्फ हाथों से। अब मिसेज पंत ने पानदान कनक की ओर बढ़ा लिया और 102 पान मुंह में रखकर पानों की सराहना की। बहुत बढ़िया, बहुत बराबर के लगे हैं। अवस्थी जी का संदेश संकेत पाकर उन्होंने पानदान शर्मा जी की ओर बढ़ा दिया। शर्मा जी ने डिब्बा लेकर हाथ मस्तक की ओर उठा, धन्यवाद प्रकट कर दिया और पानदान मेज पर रखते हुए कहा, यानी वह सब कुछ हुआ न। फिर वह पंत जो है, मिसेज पंत, वह उन्होंने 2 पान लेकर अपने मुंह में डाले और फिर कनक की तरफ बढ़ाए, और फिर शर्मा जी को देकर फिर शर्मा जी ने भी पान लिया और वह पान लेकर मुंह में डालकर धन्यवाद प्रकट किया, यानी पान की सराहना की। बहुत अच्छा पान है, ऐसा ही होना चाहिए, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी कुछ सराहना की होगी। फिर ऐसा करने के बाद फिर उन्होंने पान का जो डिब्बा था वह मेज पर रखा, और फिर कहने लगे, भैया जी कुछ चाय वाय पिलवाए, पान वान बाद में होगा, हमें अधिक पान का अभ्यास नहीं है, दिन भर में 4-6 से अधिक नहीं खाते हैं। यानी वह कह रहे हैं अवस्थी जी को कि भैया जी कुछ चाय वाय या कुछ नाश्ता पानी हो जाए, पान तो हम दिन भर खाते ही रहते हैं, दिन के 5-4 4-6 पान खाते हैं, ऐसा वे कहते हैं। अवस्थी जी ने घंटी का बटन दबाया, चपरासी भीतर आ गया। देखो देखो अवस्थी जी, एक नज़र से उपस्थित लोगों को गिनकर बोलो, 6 चाय और तिकोनों में भेजने के लिए कह दो। यानी वह अवस्थी जी ने घंटी बजाकर नौकर को, चपरासी को बुलाया और कहा कि सभी को देखो, गिनो और इतनी चाय अंदर भिजवा दो। अवस्थी जी ने शर्मा जी से पानदान लेकर पंजाबी व्यापारी की ओर बढ़ा दिया। आप तो लीजिए चावला साहब। तो वह कहते हैं अवस्थी जी ने पान लिया, शर्मा जी ने पान लेकर फिर वह वो जो डिब्बा है पान का, वह पंजाबी जो व्यापारी था उनकी तरफ दिया। उसका नाम चावला था, और चावला एक पान ले रहे थे। अवस्थी जी ने टोक दिया, साहब बीड़ा दो का होता है, दो का होता है, असल में पंजाबियों को पान की कदर है नहीं, क्यों कनक जी। यानी वह कहते हैं जो चावला साहब है वह एक ही पान उठाते हैं। तो वह अवस्थी जी कहते हैं कि पान का जो वीड़ा होता है वह एक पान का न होकर 2 पानों का होता है, आप 2 पान एक साथ उठाइए, ऐसा कहने का इनका मतलब है। और वह बाद में कहते हैं कि पंजाबी जो लोग हैं वह पान की पान की पान का जो स्वाद है या उसकी जो कदर है वह नहीं करते, ऐसा वह कनक को पूछते हैं। अवस्थी जी कनक की ओर घूम गए, आप दिन भर में कितने पान खा लेती है, आपको तो पान पसंद होगा। यानी फिर अवस्थी जी कनक की ओर घूमकर पूछते हैं कनक को कि क्या तुम दिन में कितने पान खाती हो, तुम्हें तो पान खाना पसंद होगा। कनक इतने अपरिचित आदमियों के सामने पान का शौक कैसे स्वीकार कर लेती। याद था पंजाब में उत्सव भोज के अतिरिक्त कुमारी लड़कियों का पान खाना उचित नहीं समझा जाता था। उसने स्वीकार किया, जी मुझे अभ्यास नहीं है, कभी खा लेती हूँ। यानी कनक जो है वह कनक ने कभी पान नहीं खाया था। शायद कोई पंजाब में कोई त्योहार हो या कोई उत्सव हो, कोई भोजन हो, कोई उत्सव हो, तभी वह कुमारी जो लड़कियां थी उनको पान खाने का अधिकार था। यानी वह ऐसा भी कोई अवसर न हो तो पान खाया तो एक लोग जो है वह बुरा कहते हैं। यह कहकर कनक कहती है कि मुझे पान खाने का अभ्यास नहीं है, तो मैं पान नहीं खाती, लेकिन कभी कभार खा लेती हूँ, मुझे पान खाने की रुचि नहीं है। कभी कभी अवस्थी जी कहे से हंस दिए, हमारा तो 50 पान रोज का राशन है। यानी फिर अवस्थी कहते हैं तुम तो कभी कभी, यानी कभी कभी जो फिर से कहते हैं और हंसते हैं, यानी एक मजाकिया स्वर में कहते हैं हम तो रोज 50
50 पेज खाना एक हमारा राशन यानी 50 पान जो है मैं हर रोज के खाता हूँ और वह मेरा नियमित रूप से खुराक है। कनक ने विस्मय से अवस्थी जी की ओर देख देख लिया। अवस्थी जी मुख में पान रखने के लिए मौन हुए थे तो श्रीवास्तव कहने लगे, भैया जी, ठाकुर गीवर सिंह की लाड़ी की परमिट अवस्थी जी। यानी वहाँ अवस्थी जो है वहाँ पान खा रहे थे और मौन थे। तो वहाँ जो अन्य जो है वहाँ कहने लगे श्रीवास्तव जी, भैया जी, जो ठाकुर गिरवर सिंह है उसकी लाड़ी का परमिट यानी जो ट्रक का परमिट है वह उसका काम पूछ रहे हैं। अवस्थी जी मुख में पान दबाकर चौंक उठे। अरे वाह, हमें तो याद ही नहीं रहा। और फाइलों में कुछ ढूंढने लगे। यानी वहाँ कहते हैं कि अरे वहाँ वह परमानेंट की लाड़ी यानी ट्रक की जो परमानेंट की बात है वहाँ तो मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वहाँ फाइलों में कुछ ढूंढने लगे। उन्होंने चांदी की एक छोटी डिबिया खोज कर मिसेज पंत की ओर बढ़ा दी। लीजिए, तंबाकू लीजिए। यानी उन्होंने जो चांदी की डिब्बी या खोजी और ढूंढी और ढूंढने के बाद वहाँ पंत की ओर मिसेज पंत है उसकी ओर देख कर बोल रहे हैं कि लीजिए तंबाकू। हम तो कहने ही वाली थी। मिसेज पंत मुंह में पान भरे बोली, मुनव्वर ने भेजा है, इसका मज़ा देखिए ज़रा, अंदाज से ले, तेज है। यानी वह कहती है मिसेज पंत, मैं पूछने ही वाली थी तंबाकू के बारे में तो आपने दे ही दिया। तो वो कहते हैं कि जो मुनव्वर ने दिया है बड़ा अच्छा है, बड़ा तेज है, आप देख लीजिए, खा लीजिए। मिसेज पंत ने कुछ दाने हथेली पर लेकर मुंह में भरे पान पर फाँक लिए और डिबिया कनक की ओर बढ़ा दी। कनक ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर क्षमा मांग ली। यानी मिसेज पंत ने कुछ तंबाकू लिया और खा मुंह में डाल लिया और उसका स्वाद अच्छा लगा। और वह स्वाद अच्छा लगने के बाद वह कनक की ओर देती है और कनक जो है वह हाथ जोड़कर धन्यवाद यानी मुझे नहीं चाहिए क्षमा मांगती है। श्रीवास्तव ने मिसेज पंत से डिबिया लेकर हथेली पर अंदाज से तंबाकू लेकर फाँप लिया और डिबिया चावला की ओर दी। यानी श्रीवास्तव ने भी वो डिबिया में से कुछ तंबाकू लिया और फिर वो चावला साहब जो है वो पंजाबी प्रांत के बिजनेसमैन उनकी ओर दे दिया। चावला ने भी तंबाकू का अभ्यास न होने के लिए क्षमा चाही। यानी चावला भी तंबाकू नहीं खाता था, उसने भी नहीं लिया और क्षमा मांगी। पान में तंबाकू नहीं लेते अवस्थी जी ने चावला के अनाड़ीपन पर करुणा मिश्रित विस्मय प्रकट किया। यानी वह चावला साहब जो है वह पान के साथ तंबाकू नहीं खाते हैं तो उनका अडानीपन है, वह तो उनका उनका अज्ञान है, ऐसा वह समझते हैं। और फिर उसको विस्मित होकर बोलते हैं, तंबाकू के बिना पान का क्या लुप्त। आप पान खाते हैं या पत्ती चढ़ते हैं, बिना तंबाकू का पान तो ऐसा है जैसे बिना कुचों की नारी से। यानी वह कहते हैं कि जैसे बिना तंबाकू के जैसे पान जो खाना यानी घास खाना ऐसे प्रकार है। वह कहते हैं बिना कुचों की नारी को नारी तो प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना तंबाकू के पान जो है वह खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो कहते हैं। श्रीवास्तव और शर्मा ने हाथ पर हाथ मारकर जोर से कहा लगा दिया। यानी वह श्रीवास्तव सुनकर हंसने लगे। वाह वाह, क्या कहा भैया जी ने लाख रुपए की बात दी। यानी वह कहते हैं कि भैया जी ने तो बड़ी लाख रुपए की बात कर दी। यानी एक और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ऑफिस का जो वातावरण है, यहाँ ऑफिस का वातावरण आज भी देखने को मिलता है। श्रीवास्तव हंसी में अपनी कटी हुई बात पूरी करना भूल गए। कनक की गर्दन झुक गई। अपना बटुआ खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी वैसे उसने कुछ न सुना हो। यानी वह सब कुछ सुनकर और हंस रहे और वह उन्होंने कहा कि बिना कुचों के स्त्री नारी नहीं है। तो वह बात सुनकर कनक जो है वो थोड़ा शर्मा गई और झुक कर वह अपनी पर्स में या अपने बैग में बटुए में कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। बस आप तो ऐसी कह देते हैं। मिसेज पंत का लाज और हंसी से घुला हुआ शोर सुनाई दिया। यानी वह मिसेज पंत जो है वह खिलकर हंस रही है और फिर लाज से हंसकर बोल रही है, आप तो ऐसे ही बोल देते हो। कनक को अपमान और लज्जा अनुभव हुई। यानी यह सुनकर कनक को लज्जा और अपमान अनुभव हुआ। लेकिन पंत जो मिसेज पंत जो है वह तो हंसकर बोल रही है। यानी हंसकर घुला हुआ शोर सुनाई दिया। यानी मिसेज पंत जो है वह हंसकर, यानी दोनों भी स्त्रियाँ है, कनक भी स्त्री है और मिसेज पंत है यह भी स्त्री है। लेकिन दोनों स्त्रियों में एक जो
बोलने का बैठने का ढंग है वह देखिए कैसा है। जो यह बात सुनकर कनक शर्मा के झुक गई है, लेकिन पंत जो है वह मिसेज पंत वह इसी माहौल में हंस रही है, यानी अपने आप को उसमें सम्मिलित कर ली है। क्रोध को वश में करना पड़ा, क्या इसलिए लखनऊ आई है। यानी कनक कनक को अपमान महसूस हुआ, क्रोध आया, लेकिन क्रोध को उसने वश में किया और नीचे ही दबाया और फिर कहा, फिर मन ही मन कहने लगी, क्या यही सब कुछ देखने के लिए या सुनने के लिए मैं लखनऊ आई हूँ। पिताजी और जीजा ने बहुत चेतावनी दी थी, ज़रा ख्याल रखना, वहाँ बहुत तकल्लुफ़ और तहज़ीब से बात की जाती है। यानी वो उसके आने से पहले ही पिताजी और उसके जीजाजी ने कनक को बता दिया था कि लखनऊ के लोगों के जो व्यवहार है वह थोड़े अच्छे नहीं है, ऐसा वो कहा था। शर्मा जी खली कुज्मा के लखनऊ से भाग जाने और डिप्टी कमिश्नर द्वारा उसकी सब संपत्ति जब्त कर ली जाने की बात उत्साह में सुनाने लगे। यानी जो शर्मा जी है वह जो खली कुज्जमा जो मुस्लिम था वह वहाँ से लखनऊ से चला गया और फिर कमिश्नर जो था डिप्टी कमिश्नर उसने जो जो भी उसकी संपत्ति थी उस पर कब्जा बना लिया था अपना अधिकार जमा लिया था। वह जो बात है वह शर्मा जी बड़े चाव के साथ उत्साह में बता रहे थे, क्योंकि दूसरे के इस पर कब्जा किया है ना, तो इसलिए वह चाव से बता रहा है। चपरासी के पीछे एक आदमी बड़ी ट्रे में चाय और समोसे लेकर आया। चपरासी ने एक तीपाई समीप कर दी। मिसेज पंत तीपाई की ओर घूमकर तश्करियों में समोसे बांटकर चाय बनाने लगी। यानी वह जो चपरासी है उतने में एक बड़े ट्रे में चाय और समोसे लेकर आया। तीपाई पर रखकर जो वह पंत जो है वह समोसे देकर फिर वह चाय बनाने लग गए। श्रीवास्तव अवसर देखकर फिर बोले, हाँ भैया जी, गरीब ठाकुर गिरिवर सिंह की लाड़ी की परमिट की दरख्वास्त का कुछ नहीं बना। यानी फिर श्रीवास्तव जो है वह फिर से बोल रहे हैं कि भैया जी, जो गरीब ठाकुर यानी जो साधारण जो ठाकुर है वह गिरिवर सिंह की लाड़ी यानी उसके ट्रक का जो परमिट निकालना था उसका क्या हुआ, ऐसा वह फिर से पूछ रहा है। वह बिगड़ गया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा 2 महीने से फाइल अटकी हुई है। यानी वह कह रहे हैं यदि वह काम नहीं हुआ तो जो वह ठाकुर जो है वह उसका लाड़ी का परमिट का काम नहीं हुआ तो वह कहता है जो आने वाला जो इलेक्शन है वोट है उसमें हमारा नुकसान होगा, यानी कि उसमें ये होगा, यानी यह वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वह कहता है बकेड़ा खड़ा होगा, यानी उस इसमें एक वोट ये तो वोट मांगने जाएंगे और फिर वह कहेगा आपने हमारा काम नहीं किया इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे, ऐसी एक बात करेगा। इसलिए वो कहता है कि बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यानी कि समस्या खड़ा हो जाएगी। 2 महीने से फाइल अटकी, यानी 2 महीने से वह फाइल अटकी हुई है, 2 महीने से उसने अर्जी की है। आप गुप्ता जी के यहाँ से मंजूर करवा दीजिए, बाकी तो हम सब करवा लेंगे। यानी वह कहते हैं कि आप गुप्ता जी के यहाँ से मंजूर करवा दीजिए, बाकी का हम कर लेंगे। यानी यहाँ भी भ्रष्टाचार है। कनक को चाय और समोसों के लिए बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु इनकार करने के लिए बोलना पड़ा। ऐसे आदमियों के सम्मुख बोलने की इच्छा न थी। यानी कनक को चाय और समोसे लेने की बिल्कुल वहाँ इच्छा ही नहीं थी, लेकिन वह जो इन लोगों के सामने इन इंसानों के साथ वहाँ के महफिल के बैठने की कोई इच्छा न थी, लेकिन क्या करती, वहाँ जा भी नहीं सकती थी और कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसने बोलने से बचने के लिए समोसे और चाय निगल ली। अवस्थी जी और उनके साथी ऊंचे स्वर में बहस कर रहे थे। यानी उसने कुछ न बोलकर रुचि न होने के बाद भी चाय और समोसे खा लिए, निगल लिए, यानी कि ज़बरदस्ती खा लिए। या नहीं तो निगल ली, एक इच्छा से खा लेती तो एक निगल ली ये ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता था, तो वहाँ इसने ज़बरदस्ती से खा लिए, इसलिए वहाँ पर निगल ली शब्द का इस्तेमाल किया है। अवस्थी जी और उनके साथी जो अन्य जो लोग हैं वह अपनी अपनी बहस अपनी अपनी जो चर्चा है वह कर रहे। चाय के पश्चात फिर पानदान खुला। चाय हुई, नाश्ता हुआ, समोसे हुए और फिर पानदान यानी पान खाने की बारी। पानदान खुल गया। सहसा कहीं ऊंचे शोर में घंटी बज उठी, यानी फिर वह ऊंचे शोर में घंटी बजाई। क्या असेंबली में डिवीजन हो रहा है या कोरम पूरा नहीं है? अवस्थी जी ने पान हाथ में लिए शर्मा और श्रीवास्तव से पूछा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह बुरी बात है, कुछ लोगों को तो हाल में बैठना ही चाहिए।
चलिए। यानी वह कहते हैं अभी वहाँ पर जो मंत्रियों की सभा जारी है, फिर भी यहाँ लोग उठकर आए हैं और इधर गपशप कर रहे हैं। गपशप भी ऐसी कर रहे हैं जिसमें कोई बात न हो, वहाँ कर रहे हैं। और फिर वह जो असेंबली से उस जहाँ पर मंत्रियों की बैठक है उसमें से घंटी सुनाई देती है और फिर वह कहते हैं कि कोई सब लोग हम यहाँ भी आए हैं, वहाँ हॉल में ही किसी को बैठना चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। कनक पर विधान और शासन के केंद्र की गंभीरता और गुरुता का जो प्रभाव पड़ा था समाप्त हो गया। यानी कनक ने जो भी देखा था वह सब कुछ समाप्त हो गया। अच्छा, आप लोग असेंबली में जाइए, हमें एक जगह काम से जाना है, मिसेज पंत ने कहा। यानी मिसेज पंत कहती थी आप असेंबली में जाइए, जहाँ भी वहाँ अधिवेशन है, मंत्रियों की बैठक है, वहाँ पर जाइए, मुझे किसी काम के लिए मिसेज बाहर जाना है, ऐसा वह कहती है। कनक भी नमस्ते कर उनके साथ होली। यानी मिसेज पंत और कनक दोनों साथ साथ चले गए। कौंसिल हाउस से बाहर निकलकर मिसेज पंत ने चौड़ी सड़क पर बाई और संकेत करके कहा, इधर से ही तो आई आए थे, रास्ता तुम्हारा देखा है, यह लो चाबी, तुम जाकर आराम करो। यानी फिर बाहर आने के बाद उस हाउस से, कौंसिल हाउस से बाहर आने के बाद बात कनक से कह रही कि यह लो चाबी, यहाँ से ही आई हो, तुम जाकर आराम करो। यहाँ नज़दीक नज़दीक डाक खाना होगा, मैं पिताजी को पहुँचने की खबर देना चाहती हूँ। यानी वो कनक कह रही है यहाँ नज़दीक ही डाक खाना है, डाक विभाग है, वहाँ जाकर मैं पिताजी को पत्र भेज कर आती हूँ और पहुँच गई हूँ, कहती हूँ। यह है तो बड़ा बड़ा डाक खाना, दाई तरफ हमारे कमरे के ठीक सामने सड़क पर बलिटर होटल है न, उसमें भी डाक तार दोनों है। यानी वह कहती है हम जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर भी होटल है और उस होटल में भी डाक का जो विभाग है वहाँ से ही हम तार वो भेज सकते हैं, पत्र और तार। छेदीलाल को कहकर वहाँ से टिकट मंगवा लेना, चाहे तार भिजवा देना। यानी वह कहती है छेदीलाल जो नौकर है वहाँ कर उनसे वहाँ पर टिकट मंगवाने का, वो पोस्ट का टिकट, और फिर तार व पत्र भिजवा दे। कनक मिसेज पंत के कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी। कनक जो है वह मिसेज पंत के कमरे में अकेली बैठकर सोच रही थी, यहाँ आकर क्या समझदारी की। पूरी जी ने इन लोगों के बर्ताव के बारे में ठीक ही बताया था। यानी वह कहती है कि यहाँ आकर तो क्या मैंने देखा है, कैसा वह इन लोगों की बात है, ये वह कहती है पूरी ने सब पहले ही चर्चा की थी और वह कह रही है कि पूरी ने सब इनके बारे में जो भी चर्चा की थी वह सही है। अब वह क्या करे, तुरंत दिल्ली लौट जाए तो पिताजी से जिद करके आने के लिए मूर्ख बने। यानी वह कहती है मैं अब लखनऊ से फिर से दिल्ली जाऊंगी तो पिताजी और जीजाजी से तो मैं जिद करके आई थी, तो फिर जाऊंगी तो फिर से वह उनके सामने मैं मूर्ख बनूंगी, यानी एक लज्जित हो जाऊंगी, ऐसा वह सोचती है। कैसा हीन और निर्लज्ज दृष्टिकोण है। जो लोग स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं वह स्त्री का क्या आदर करेंगे। यह जो वाक्य है यह वाक्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो यह वहाँ पर कहती है कि कनक कि कैसा हीन और निर्लज्ज दृष्टिकोण है। जो लोग स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं वह स्त्री का क्या आदर करेंगे। यानी कनक सोच रही है जो लोग स्त्री को केवल एक भोग की वस्तु समझते हैं, केवल एक वासना की वस्तु समझते हैं, वह स्त्री का आदर सम्मान क्या करेंगे, ऐसा वह सोच रही है। मिसेज पंत को इस पर हंसना चाहिए था या आपत्ति करनी चाहिए थी। यानी वह मिसेज पंत जो थी वह हंस रही थी, लेकिन उसको आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने आपत्ति न उठाई, एक शर्माई नहीं, एक लज्जा महसूस नहीं की, लेकिन वह हंस रही थी। क्या औरत है। याद आया लाहौर में भी लोगों पर उच्चंडल लोगों को कुश्ती पर प्रलाप करते या गालियाँ देते सुना था, परंतु यह तो यहाँ से सम्मानित संभ्रांतित उच्च लोग हैं। यानी वह कहती कि लाहौर में भी गाली या गलौज करते हुए मैंने सुना था, लेकिन उन लाहौर के जो लोग थे वह सड़क पर चलने फिरने वाले या साधारण लोग थे, लेकिन यहाँ जो लोग हैं यह तो एक सम्मानित है, एक उच्च स्थान पर, उच्च पद पर पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यह इस पर जो है वह कनक आश्चर्य से विस्मय होकर सोच रही है और कनक को परिचित स्थान में अकेले होने की आशंका अनुभव हुई। यानी कनक जो थी अपरिचित स्थान पर थी और एक आशंका अनुभव हुई। पूरी जी इन लोगों के व्यवहार से खिन्न और अपमानित होकर लौटे थे। मैं क्यों इन लोगों पर भरोसा करके आई गई। यानी पूरी जो थे कनक के पति, वह इन लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर ही वह लौट कर आए थे और फिर मैं भी इन पर भरोसा करके क्यों आई हूँ, वह सोच रही है। न आती तो करती क्या, दिल्ली में असीर और सिंहा
कौन भले आदमी थे। यानी वह कहती दिल्ली में भी आसिर और सिंह जो थे वह भी ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग थे, ऐसा वे कह रही है। कनक ने गहरी सांस लेकर सोचा, सचमुच नारी रक्षक पुरुष के बिना अपूर्ण और असहाय है। यानी वह कनक जो है वह सोच रही है कि नारी की रक्षा जो है वह पुरुष करता है और बिना पुरुष के स्त्री को पूर्णत्व का जो भास है यह नहीं होता। पुरी जी के बिना मेरे लिए कोई सहारा नहीं, पर उन्हें पाऊँ कहाँ। यानी वह कहती है, सोच रही है कि पुरी के बिना तो मेरा कोई सहारा नहीं है, तो उनको पाने के लिए या मिलने के लिए अब मैं क्या करूं। मैंने अभी तक प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और क्या किया भी क्या है। अब तक पिताजी के कारण संकोच से कर भी क्या सकती। यानी वह कनक सोच रही है कि मैं अब पूरी का कैसे पता चाहूँ, और मैंने सिर्फ अभी तक एक राह उसका इंतज़ार ही किया है, कोई प्रतीक्षा ही की है, यानी अन्य कुछ कुछ नहीं किया। और उसका जो पिता जो संकोच कर रहे थे, पिता की जो नाराज़गी थी, इसके लिए और कर ही क्या सकती थी, ऐसा वो कर लिया। और उधर पूरी जो है वो उर्मिला के साथ तो अच्छे से ऐश आराम से जी रहा है। क्या मालूम कहाँ होंगे, रेडियो पर तो सूचना दे सकती हूँ, पर पता क्या दूंगी। यानी वह कनक कह रही है, रेडियो पर सूचना दूंगी तो मैं पता मेरा कौन सा दूंगी। यहाँ का अभी क्या निश्चय है, निश्चय हमारा मिलन फिर कभी नहीं होगा। यानी वह सोच रही है कि यहाँ का पता मैं कैसे दे सकती हूँ, अभी तक यहाँ आकर निश्चय ही नहीं हुआ है मेरा कुछ रहने का या नौकरी का, तो पता कैसे मैं यहाँ का दे सकती हूँ। या कुछ फिर से मेरा और कनक का और पूरी का मिलन होगा या नहीं, ऐसा वह सोच रही है। मैं इतना पढ़ लिख कर जीविका कमा सकने योग्य नहीं। कनक को दिल्ली के अखबार बेचने वाली अपने से भी कम उम्र की लड़की याद आ गई। यानी जो दिल्ली में जो कनक के घर के सामने भीड़ आई थी, और वो जो लड़कियां थी वह लड़कियां अखबार बेच रही थी, वह अखबार बेचती हुई लड़कियां उसको याद आया। और कनक सोच रही है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ फिर भी मैं खुद की जीविका के लिए कुछ कमाने योग्य भी नहीं हूँ क्या। पिताजी को अपने सुरक्षित पहुंचने का समाचार तुरंत देना आवश्यक था। सोचा, पत्र में क्या लिखूं, कुछ ऐसा न लिख दूं कि वे चिंता में पड़ जाए। तार भेज देना ही ठीक है। केवल पहुंच जाने की सूचना आ गई आ गई तो धैर्य रखना है। यानी वह कहती है कि पिताजी को पत्र लिखकर मुझे सूचना देने की मैं पहुंच गई, और फिर क्या लिखूं, जो भी लिखना है सार्थकता के शब्द लिखने हैं, क्योंकि कोई ऐसे शब्द गलत शब्द निकल गए तो फिर वह चिंता में पड़ जाएंगे। इसलिए वह कहती है कि मैं उनको तार भेजना ठीक समझूंगी, क्योंकि तार भेजने के बाद उनके उनके वहाँ पहुँच गया है ऐसा संदेश कुछ एक छोटी सी चिट्ठी पोस्ट की तरफ से हमें वापस आती है, डाक की तरफ से, ऐसा वह कह रही है। कनक को कमरे में अकेले आराम कुर्सी पर पड़े पड़े ऊँघ आ गई। आंख खुली तो सूर्यास्त हो चुका था। मिसेज पंत नहीं लौटी थी। यानी कनक जो है ऐसे सोचते सोचते कमरे में बैठी थी, और बैठे बैठे वह ऊँघ आ गई, यानी वह बैठे बैठे ही सो गई। और सूर्यास्त हो गया, शाम का समय हो गया, फिर भी मिसेज पंत जो थी वह अभी तक लौट कर नहीं आई थी। कमरे में कनक अकेली ही थी। कनक ने हाथ मुंह धोया, सोचा क्या करे। कमरे में नजर दौड़ाई कि कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। यानी कनक ने उठकर हाथ मुंह धोया, और फिर सोचा क्या करे यार, कुछ पढ़ने के लिए चारों तरफ देखा, और फिर सोचा कि इसमें पढ़ने के लिए कुछ मिल जाएगा क्या। कमरे में कोई अखबार या पुस्तक नहीं दिखाई दी। छोटी तिहाई पर कुछ छपे हुए फुल स्केप आकार के कागज पड़े थे। कनक ने कागजों को उठाकर देखा, धारा सभा की कार्रवाई के कागज थे। यानी वहाँ पर एक फुल स्केप में छपे हुए पेपर थे, कागज थे। उन पेपरों को देखा तो वहाँ पर जो धारा सभा थी उनके कार्रवाई के कागज वहाँ पर थे। दो तीन पढ़ डाले, मन न लगा तो अपने साथ लाई पुस्तकों में से एक निकाल कर पढ़ने लगी। यानी वह कागज़ पढ़ने में मन न लगा, और फिर उसने जो साथ में जो किताबें लाई थी उसमें से एक पुस्तक निकालकर वो पढ़ने लगी। दिल्ली से चलते समय पिताजी ने कनक को पाथ ऑफ सक्सेस, सफलता के मार्ग, पुस्तक परामर्श और पथ दर्शन के लिए दे दी थी। यानी दिल्ली से लखनऊ आते समय कनक के जो पिता थे पंडित गिरधर लाल जी, उसने कनक को एक पुस्तक दी थी, उसका नाम था पाथ ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के मार्ग, ऐसा वह पुस्तक का नाम था। और वह पुस्तक इसलिए दी थी कि जो वो रास्ते में चलते समय कभी पथदर्शक यानी एक रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाला साबित हो, इसलिए पंडित जी ने कनक को वह किताब दी थी।
कनक यानी मुझे भी यानी यहाँ पर जो सफलता के मार्ग ही ऐसा उसका नाम था, और तो यही सोचकर वह पथदर्शक यानी वह जो हमारा जो लक्ष्य है उस मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करने वाली, और वह लक्ष्य प्राप्त करने का जो मार्ग हमारे सामने लाने वाली, उस मार्ग पर चलते समय किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार आप ये करना चाहिए, यानी पथ प्रदर्शक यानी हमारा मार्गदर्शन करने वाली, ऐसा वह किताब का नाम था। कनक उसी में से अध्याय लोग आपकी सहायता क्यों करें पढ़ने लगी। यानी उस किताब में एक अध्याय है, लोग आपकी सहायता क्यों करें। ये भी बात सही है कि लोग हमारी सहायता खामखा क्यों करें, यह एक विचार करने की बात है ना। तो वह उस पर एक अध्याय था, एक भाग था, प्रकरण था। पढ़ने लगी। लेखक का परामर्श था, समाज में कुछ लोग आपको अपने स्वभाव और रुचि के अनुकूल मिलेंगे, कुछ लोग आपको अरुचि भी लगेंगे। आपके लिए उचित है कि आप जिन्हें मन से नहीं भी चाहते उनके प्रति भी आदर और स्नेह प्रकट करें। यानी उस लेखक में लिखा था, लोग आपकी सहायता क्यों करें। इस प्रकरण में या अध्याय में लिखा था कि आपको जब आप यदि बाहर निकलते हैं तो आपको या हमको भी अभी भी लोग हमारे रुचि के यानी हमें जिस प्रकार लोग चाहिए, जिस प्रकार लोगों के स्वभाव चाहिए, उसी प्रकार के लोग मिलते नहीं है। कई कई लोग ऐसे ही मिलते हैं जो लोग हमें पसंद भी नहीं होते और जिनकी विचारधारा ही हमें पसंद नहीं होती है, ऐसे ही लोग मिलते हैं। फिर भी हमें उनको आदर के साथ बात करनी पड़ती है, स्नेह प्रकट करना पड़ता है। दूसरों का तिरस्कार कर उन्हें अपना विरोधी बनाने की उपेक्षा किसी भी सहानुभूति पा सकना अधिक उपयोगी होगा। यानी वह हम कोई व्यक्ति का व्यवहार जो है हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह उसका तिरस्कार करना यानी खामखा हमारा दुश्मन बना लेने के बराबर है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो वह सहानुभूति ही पा सकना है। अपनी व्यग्रता प्रकट करना, अपनी निर्बलता प्रकट करना है। यानी किसी का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा और तुरंत हमने उसका विरोध करके कोई कोई बात कर दी, यह ऐसा नहीं, ऐसा आपका गलत हुआ, यह सही है, ऐसा किया, तो खामखाम हम खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, और फिर वह जो हमारी जो निर्बलता वहाँ पर हमारी साबित हो सकती है। लोगों में साधारण निर्बल की सहायता करने की अपेक्षा समर्थ लोगों के लिए ही कुछ करके उन्हें सहायक बनने की प्रवृत्ति होती है। यानी लोगों के अंदर जो है निर्बल जो है वह उसकी सहायता में समर्थन लोगों के लिए ही कुछ करके, यानी कोई जिसको आवश्यकता है उसको ही सहायता करके कुछ बनने की आशा होती है। कनक ने उस पृष्ठ पर उंगली रख पुस्तक मूंद ली और सोचने लगी, क्या पाखंड और बनावट ही समझदारी है। तो वहाँ वहाँ पढ़ा और वहाँ पर उंगली लगकर पुस्तक बंद कर दी और सोचने लगी है, क्या पाखंड जो दिखावा है वही एक समझदारी, एक बनावटी समझदारी है, ऐसा वह सोच रही है। तो आज के भाग में इतना ही। अभी मिलते हैं कल के भाग में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।